में अगर बात करें अशोक का, तो सबसे पहले बताइए अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में इनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व माने क्या? BC। हो गया। अगला, इनकी माता का नाम क्या था? अच्छा, सुभद्रांगी को किस नाम से जाना जाता था? धर्मा के नाम से जाना जाता था। अगला, बताइए अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक का अभिषेक कब हुआ था? 269 बताइए अशोक अपने राज सिंहासन पर स्थापना से पहले कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल। सर, अवंती उज्जैन का राजधानी कहाँ है? अवंती ना। अगला, ये सभी मौर्य शासकों में सबसे महान कौन हुआ? अशोक हुआ। अच्छा, सिंगली अनुसूची के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों का हत्या किया था? 99 भाई का हत्या किया था, तब जाके सिंहासन पर स्थापित हो गया था। आगे, अच्छा ऐसा अशोक के उसके अभिलेख में सामान्यतः उसे किस नाम से बुलाया गया है? अशोक वर्ण। अशोक के अभिलेख में बोला गया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अब अशोक के अभिलेख में क्या बोला गया? प्रियदर्शनी और देवनाम है। हाँ, तो प्रियदर्शी का माने क्या होता है? देवताओं का प्रिय। अगला, अशोक का नाम मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक के मौसकी अभिलेख में क्या बोला गया है? अशोक। पुराणों में अशोक का नाम क्या बताया गया? और एक ग्रंथ का नाम है दीपवंश। तो दीपवंश नामक ग्रंथ में इसका नाम क्या है? नहीं सर, करमोली कहा गया। करमोली कहा गया। अब बताइए कि राज्याभिषेक के संबंधित मौसकी अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? अशोक ने स्वयं को मौसकी अभिलेख में क्या कहा है? सर, खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। अगला, अशोक की कुल पत्नियों की संख्या 5। कौन कौन सी? असंगीता, देवी, कारुवाकी, पद्मावती, तिस्रक्षा। और इनमें सबसे प्रिय कौन थी उसकी? कारुवाकी थी। अब बताइए कि किस अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट शब्द का प्रयोग किया गया है? किस अभिलेख में? सर, भाबरिया वैराट। भाबरिया वैराट में। अगला, अशोक के अशोककालीन में कौन सा साक्ष्य नहीं मिला है? मतलब अशोक के साक्ष्य भारत के किस क्षेत्र से नहीं पाया गया है? असम से नहीं पाया गया है। बताइए कि अब से अभिलेखों के अनुसार प्रजा मतलब कि अभिलेखों में सबसे पहले वह कौन सा शासक हुआ जिसने प्रजा को सीधे संबोधित करने का अधिकार प्राप्त लिया था? अशोक। अब बताइए अशोक की शिलालेख का खोज कौन किया था? पेनरी पैंथर ने सर 50 में। अब बताइए अशोक का सबसे पहला अभिलेख कहाँ मिला था? दिल्ली मिला था, अशोक स्तंभ से। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता कौन प्राप्त किया था? कब? 1837 में। बताइए अशोक भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम कौन शुरू किया था? अशोक शुरू किया था। अब बताइए कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। बताइए कि वो अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के पश्चात, बताइए कि कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कलिंग पर आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? राजा खारवेल थे। अब बताइए सर कि राजा खारवेल का अन्य नाम क्या था? खारवेल का अन्य नाम क्या था? नंदराज। नंदराज नाम था। अब बताइए सर नंदराज किस चीज़ के लिए विख्यात थे? हाथियों के लिए विख्यात थे। हाथियों के लिए विख्यात थे। अब बताइए कि कलिंग युद्ध में नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने किसका घोषणा किया था? भैरी घोष से धम्म घोषणा किया था। अगला बताइए किसके पुस्तक से पता चलता है कि कश्मीर के झेलम नदी के तट पर अशोक ने श्रीनगर का स्थापना किया था? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलह, जिसे मौर्य वंश या आपको क्या कह सकते हैं सर, पूरे की पूरे कश्मीर का इतिहास पता चलता है। तो श्रीनगर का स्थापना कौन किया? अशोक किया था।
अब बताइए सर कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम किसका सहायक नदी है? सिंधु का सहायक नदी है। अगला ऐसे चलते हैं कि अशोक ने नेपाल में किस नगर का स्थापना किया था? सर विराटनगर महाजनपद था। सर नेपाल में अशोक ने ललितपत्तनम या देवपत्तनम का स्थापना किया था। अगला ये, अशोक शुरुआत में किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था शुरुआत में। बाद में क्या बन गया? शूद्र कहा गया है सर मौर्य को। मौर्य को वृष्ण कहा गया था सर, निम्न कुल का कहा गया था, है ना। यहाँ पर सर क्या था? अशोक क्या था? यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और आगे चलकर बौद्ध धर्म बन गया। अगला ये सर, सिंगली अनुसूचियों के अनुसार बताइए, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने किस भाई से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? अपने चौथे वर्ष बड़े भाई, अपने चौथा जो उम्र में बड़ा था, उसका नाम था सुमन पुत्र निग्रोध, उससे वो क्या था? प्रभावित हो गया था और ग्रहण किया था, उसका भाई ये था। अगला, बौद्ध अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से उपगुप्त से ग्रहण किया था? बताइए, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु किस प्रकार के पहाड़ी का स्थापना किया था? बराबर के पहाड़ी का स्थापना। और ये किसके लिए था सर? आजीविक संप्रदाय के लिए। और पहाड़ी का नाम बोलिए। कर्ज। बताइए सर, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष किसका यात्रा किया था? बोध गया का। और अशोक ने 20वें वर्ष कौन सा यात्रा किया था? 20वें वर्ष लुम्बिनी का। और अशोक ने लुम्बिनी यात्रा के वक्त कौन सा कर मत मुक्त कर दिया था? कौन सा? उसने ग्राम को, उसने मतलब क्या है, गांव को करमुक्त कर दिया था, लुम्बिनी को करमुक्त कर दिया था। अगला बताइए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने धर्म यात्राएं शुरू की थी। सबसे पहला धर्म यात्रा कौन था? बौद्ध गया। और अंतिम कौन सा था? श्रावस्ती। अब बताइए, आगे बैठना चाहिए, हवा लगेगा। अगला बताइए, श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार के लिए सर महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित को भेजा था। अब बताइए, अशोक ने स्वर्ण भूमि के में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा था? सोना तथा उत्तरा को। सोना तथा उत्तरा को। अब बताइए, अशोक ने यवन देश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बताइए सर उसने किसे भेजा था? महारक्षित को। अब बताइए, अशोक ने महिष मंडल, आज का मैसूर, मैसूर कर्नाटक से पहले नाम क्या था? मैसूर। और मैसूर से पहले नाम क्या था? महिष मंडल। कर्नाटक से पहले नाम क्या था? मैसूर से पहले क्या नाम था? महिष मंडल। तो महिष मंडल में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस भेजा था? महादेव को। अब बताइए, हिमालयवर्ती देश में किसे भेजा था? मच्छिन्नम को भेजा था। कश्मीर में किस भेजा था सर? मक्षांतिक को भेजा था। अगला है सर, अशोक ने अशोक के धम्म का परिभाषा कहाँ से लिया गया है? सर ये लिया गया है राहुलोवाद सूत्र से। अशोक के धम्म का परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। अगला ये सर, अब बताइए सर कि अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या है? स्वयं नियंत्रण। अगला, अशोक अपने दूसरे और 7वें स्तंभ में धम्म गुणों का उल्लेख किया है, जो किस बताइए वो किस प्रकार का है? पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दक्षिणा। अब बताइए, अशोक का शिलालेख प्रचलन भारत में शुरू किया था अशोक ने। वह पहला शासक था जिसने जनता को अपने शिलालेख से संबोधित किया था। अब बताइए, अशोक की शिलालेख को कितने वर्ग में बांटा गया है?
शिलालेख को सर सभी को बांटा गया। शिलालेख स्तंभ लेख है ना, हम बोल रहे हैं शिलालेख को कितना बांटा गया है। शिलालेख का सर दो वर्ग है, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। अच्छा, गुहा लेख का मतलब क्या होता है? गुफाओं में उत्कीर्ण किया गया, गुफाओं में उत्कीर्ण किया गया मैसेज, क्या बोलेंगे? गुहा लेख। अब शिलाओं माने पत्थरों पर, तो कौन सा? शिलालेख। और स्तंभ ने क्या? स्तंभों पर, तो क्या बोलेंगे सर? स्तंभ लेख। अगला ये सर है सर। अभिलेख का मतलब लिखना, मतलब पहले के राजा अपने इतिहास को शिलालेख पर लिखते थे ताकि आने वाले जनरेशन को पता लगे कि हमने क्या क्या किया था। क्योंकि पहले गूगल तो था नहीं, ना यूट्यूब था, यही मात्र साधन था। अगला ये बताइए, अशोक के कुल शिलालेखों का बृहद शिलालेखों की संख्या बोले कितना है? 14। और बताइए सर इसके बाद अशोक के पहले शिलालेख में किसका पशु बलि का निंदा किया गया है? अच्छा बताइए, अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या बोला गया है? अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का उल्लेख है? चौथा में। आत्मनियंत्रण का शिक्षा किस में दिया गया है? छठा में दिया गया है। सभी संप्रदाय के लिए समान सहिष्णुता 7वां में दिया गया है। अब बताइए, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? अब बताइए, कलिंग युद्ध का किसमें किया गया है? 13वां में, और वही सबसे बड़ा है। आ जाइए, नहीं अशोक के सबसे बड़ा लंबा अभिलेख कौन सा? 7वां। थोड़ा लंबा बड़ा में नहीं बुझा रहा है, जबकि तो एक्सपीरियंसदार आदमी बाबू। अब क्या मुँह खुलवा रहा है, सामने कैमरा। आइए बताइए सर, अशोक का पहला स्तंभ लेख का नाम बताइए, यह कहाँ मिला है? बताइए, वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें मोर का चित्र अंकित है? नाम न बोलो। नंदनगढ़। आप बताइए सर, वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जो मतलब बिहार में कितना मिला है स्तंभ लेख? कौन कौन सा? अशोक के शिलालेख का भाषा क्या था? प्राकृत लिपि ब्राह्मी। आ जाइए, अशोक का वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें शहबाज गदी अब मानसेरा में मिला है, जिसका लिपि खरोष्टी लिपि है? खरोष्टी लिपि का शुरुआत कैसे होता है? उर्दू का लिपि क्या है? खरोष्टी। पंजाबी का भी खरोष्टी है। बताइए, अशोक का सारे कुनाभिलेख कहाँ से मिला है? कंधार। इसका भाषा क्या था? ग्रीक और अरामाइक। और बताइए सर कि अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? रानी के अभिलेख में। रानी का जो अभिलेख है उसमें अशोक की परम प्रिय रानी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। 5 पत्नियां थी, कारुवाकी बहुत प्रिय थी, उसी का इसमें दिया गया। अब आइए सर कि अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या हुआ? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी जो बैठा था वो कब बैठा पाटलिपुत्रा पर? हाँ, 232 ईसा पूर्व में। अशोक के पौत्र का नाम क्या था? दशरथ। वह कितने वर्ष शासन किया? 8 वर्ष। बताइए, अशोक की भांति किसने देवनाम प्रिय का उपाधि धारण किया था? दशरथ। अब बताइए, आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए दशरथ ने कहाँ पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था? नागार्जुनी पहाड़ी पर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बताइए, इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और सुगवंश का स्थापना किया। बिल्कुल सर। अब बताइए सर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कुल प्रांतों का संख्या 4, अशोक के समय 5।
मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा गया है? अब देखिए सर, सवाल किया है उसमें सेट में कि मौर्य काल में जो महिलाएं विधवा रहना पसंद करती थी उसे क्या कहा गया? वेश्याओं को। मौर्य वंश में वेश्याओं को रूपाजीवा कहा गया है, लेकिन जो महिलाएं विधवा हो गई, विधवा ही रहना चाहती हैं, उन्हें क्या कहा गया है? मौर्य काल में गृहस्थ महिलाओं को क्या कहा गया है? ऑप्शन देता है, सब सुंदर लग रहा है देखने में। सर मारे हैं सर ज्ञान बिंदु का 65 से 66 गो, अटवे नहीं किया सवाल, पता नहीं चल रहा है। और हाँ, सॉल्यूशनों दिया है, इतना बढ़िया सॉल्यूशन लिखा है सर। और वो बोलता है ना सर, दावा दे करके वो सही बोलता है सर। ज्ञान बिंदु को सही से पढ़ लिया ना सर, टॉप 10 में तो आ ही जाएगा बिहार पुलिस में सर, दरोगा में आराम से। बस नियंत्रण हासिल कर ले तो आराम से आ जाएगा सर। और उसका सेट मार ले, आराम से आ जाएगा सर। बताइए सर, चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है। बताइए सर, इसके बाद बताइएगा कि कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणी बांटा, उनका नाम क्या है? पुस्तैनी सेना, भाटक सेना, नगर पालिका सेना। अब सर सवाल किया था, देखिए ये सवाल किया है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुप्तचर को चर नहीं कहा गया है, उसे कहा गया है महामत्सा सर्फ कहा गया है गुप्त काल। और सर क्वेश्चन बोला है कि बताइए गुप्त काल में जो गुप्तचर होते थे साधारण, उन्हें क्या कहा गया है? साधारण गुप्तचर गधपुरुष कहा गया है। और प्रमुख अधिकारी का नाम क्या है? सर्प महामात्य। सर इसमें सवाल किया था कि मौर्य काल में जो महिलाएं मतलब राजकीय संरक्षण प्राप्त करती, उन्हें क्या कहा गया है? कुछ हवा नहीं लगता है सर। सर देखिए, मौर्य काल में जो स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी उन्हें विधवा योग्य कहा गया था और विधवनीय कहा गया था। अगला, कुछ महिलाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, जो विधवाएं थीं उन्हें छंदवासिनी कहा गया है। और जो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी उन्हें रूपाजीवा कहा गया है। और जो महिलाएं गृहस्थ होती थीं उन्हें अनिष्कासनी कहा गया। अगला, मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगला, बताइए सर कि मौर्य काल में स्त्री पुरुष मोक्ष प्राप्त करते थे, तो यहाँ पर मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है तलाक। मौर्य काल में मोक्ष का मतलब तलाक होता था, स्त्री पुरुष के मतलब।